नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है केंद्र एवं राज्यों के मध्य तनाव के मुख्य कारण। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, तीनों ही संबंधों में हमने देखा कि तीनों ही संबंधों में केंद्र का पलड़ा भारी है। और केंद्र एवं राज्यों के मध्य तनाव के जो मुख्य क्षेत्र है उसको अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र और राज्य संबंधों में अनेक उतार चढ़ाव रहे हैं। जब स्वतंत्र भारत हुआ था, आज़ाद भारत हुआ था, तो उसके कुछ शुरुआती दशकों में केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग था, सौहार्द था और यही भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। लेकिन बाद के कालखंड में जैसे जैसे संघीय प्रणाली प्रौढ़ हुई तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य मतभेद के अनेक मुद्दे उभरे। स्वतंत्रता के इन दशकों के बाद हम अगर केंद्र और राज्य संबंधों का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि जब तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार रही तब तक केंद्र और राज्य संबंध अपेक्षाकृत अधिक मधुर रहे। लेकिन केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार रहते ही, सत्ता में आते ही दोनों में तनाव और अंतर्विरोध के अनेक तत्वों का जन्म हुआ है। तो 1967 के आम चुनावों से पूर्व केंद्र एवं सभी राज्यों में राजनीतिक क्षितिज पर कांग्रेस का एकाधिकार रहा और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था रही। लेकिन जब बाद के दशक आए तो राज्यों में जो है वो अन्य दलों की सरकारें भी बनी। 1967 के चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात राज्यों में अन्य दलों की सरकारें भी बनी और एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था यानी वन पार्टी डोमिनेंट फ्रेमवर्क के स्थान पर बहुदलीय प्रतियोगात्मक राजनीति, मल्टी पार्टी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के दायरे विकसित हुए। तो अगर हम देखें तो किन मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ तो वो मुद्दे निम्नलिखित हैं। पहला मुद्दा है राज्यों की सीमित शक्तियां। तो हमने देखा संवैधानिक दृष्टि से ही भारत के संघीय ढांचे में शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में है, चाहे वो विधायी शक्तियां हो, कार्यपालिका शक्तियां हो या वित्तीय शक्तियां हो। राज्यों द्वारा समय समय पर यह आपत्ति की जाती है कि विधायी और प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों की स्थिति निर्बल है। चौथे आम चुनाव 1967 के बाद केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर विपरीत दलों की सरकार बनने के बाद केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के पुनर्वितरण की मांग उठाई गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों ही दलों में अगर दोनों ही दल, राज्य का दल और केंद्र का दल अलग अलग है तो ये विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के अनेक मुद्दे हैं जिस पर गतिरोध आता है सामने। और राज्य कहते हैं कि उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है या संसाधन कम है या अन्य चीज़ें कही जाती है। दूसरा बिंदु है राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल द्वारा संवैधानिक प्रमुख के स्थान पर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना भी तनाव का एक मुख्य कारण है। दरअसल राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो है ही, साथ ही केंद्र में राज्य का प्रतिनिधि भी है। चौथे आम चुनाव के बाद राज्यपाल की भूमिका को लेकर अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उसमें राज्यपाल की नियुक्ति, उसका अधिकार क्षेत्र तथा राज्यपाल द्वारा समय समय पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग या उसका दुरुपयोग और इन सारे मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव उत्पन्न हुए। राज्य सरकारों ने ये आरोप लगाए हैं कि राज्यपालों ने अपनी संवैधानिक प्रमुख की भूमिका को गौण मानते हुए और जो है उन्होंने मुख्य भूमिका कौन सी निभाई है, उन्होंने सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि की भूमिका का निर्वाह अधिक किया है, ऐसा राज्य सरकारों का कहना है। राज्य सरकारों का ये भी कहना है कि वो निर्वाचित सरकारें हैं और निर्वाचित होते हुए भी केंद्र के द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके, क्योंकि राज्यपाल ही अनुच्छेद 356 के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं कि राज्य का संवैधानिक ढांचा जो है वो विफल है और ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसा राज्यपाल के प्रतिवेदन पर ही होता है। तो राज्य सरकारों का ये कहना है कि राज्यपाल ने मन मर्जी से ऐसी प्रतिवेदन भेजे हैं और उनकी निर्वाचित सरकारों को गिराया है। तो ये एक तनाव का मुख्य मुद्दा है और आप देश के अनेक राज्यों के राज्यपालों के उदाहरण हमारे सम्मुख हैं और ये मामले फिर न्यायालय भी गए और न्यायालय ने भी उन मामलों पर निर्णय दिए हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल की भूमिका भी तनाव का मुख्य कारण है। कई बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल द्वारा राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया गया और फिर जब मामला न्यायालय में गया तो मामला उल्टा और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो रिस्टोर हुई।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक अहम बिंदु है जिस पर तनाव है। एक तीसरा अन्य बिंदु है जिस पर तनाव है, वो है कानून व्यवस्था के मामले में राज्यों को केंद्रीय निर्देश। देखिए, संविधान के अनुसार केंद्र का यह संवैधानिक अधिकार है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों को निर्देश दे। तो केंद्र सरकार को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा केंद्रीय प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती या निर्देश देने का अधिकार है। केंद्र सरकार समय समय पर निर्देश दे सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए निर्देश दे सकती है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दे सकती है, अन्य कार्य करने के लिए निर्देश दे सकती है। तो राज्यों का ये कहना है, जब कभी आप देखिए राज्यों में और केंद्र में सत्तारूढ़ सरकारें भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की होती हैं, तो राज्यों द्वारा उन निर्देशों यानी केंद्र के निर्देशों और कार्यवाही को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की संज्ञा दी जाती है। राज्यों का ये कहना है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है कानून व्यवस्था के मामलों में राज्यों को केंद्रीय निर्देश। अच्छा, ये केंद्रीय निर्देश की बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सामान्य स्थिति में भी केंद्र निर्देश दे सकता है, हमने पढ़ा है प्रशासनिक संबंधों में, और आपातकाल में भी केंद्र निर्देश दे सकता है, और वित्तीय आपातकाल के समय में भी केंद्र निर्देश दे सकता है। तो तीनों ही मामलों में जब निर्देश देता है तो राज्यों के द्वारा ये ऑब्जेक्शन की जाती है कि साहब हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और इस हस्तक्षेप को रोका जाए। इसी तरह से राज्यों पर संघ का अनुचित वित्तीय नियंत्रण भी एक अन्य प्रमुख कारण है केंद्र एवं राज्यों के बीच के तनाव का। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय एवं नियोजन के क्षेत्र में भी तनाव उत्पन्न हुआ है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों का सर्वाधिक विवादित क्षेत्र ही वित्तीय संबंधों का रहा है, क्योंकि केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय व नियोजन के क्षेत्र में जिन बिंदुओं को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ है वो बिंदु इस प्रकार है। वित्तीय संसाधनों के वितरण की व्यवस्था पर राज्यों ने समय समय पर असंतोष व्यक्त किया है। राज्यों का आरोप है कि वित्तीय संसाधनों के वितरण का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वित्त आयोग तथा प्रधानमंत्री एवं प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों की सदस्यता वाले योजना आयोग द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। हम जानते हैं कि 2015 से पूर्व योजना का कार्य नियोजन का संपूर्ण कार्य कौन करता था? योजना आयोग। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई? योजना आयोग संविधानेतर संस्था है, इसकी स्थापना 1950 में हुई, और ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य तो होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री या केंद्र के अधिकारियों का होता है। तो योजना आयोग के माध्यम से केंद्र द्वारा राज्यों के साथ पक्षपात किया जाता है, ऐसा राज्यों का आरोप है। इसी तरह से जन कल्याण या उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य हों, बड़ी योजनाएं हों, उनके निर्वाह की दृष्टि से राज्य ये कहते हैं कि उनके पास तो स्रोत ही नहीं है, आय के स्रोतों की व्यवस्था ही नहीं है, वित्तीय साधन नहीं है, और वो कहते हैं हमें बार बार केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस कारण भी असंतोष व्यक्त किया जाता है। राज्य उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए केंद्र से ऋण लेते हैं तथा उस पर समय पर भुगतान नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो है राज्यों का कहना है कि ना तो हमारे पास वित्तीय संसाधन है, ना जो है हमारे पास ऋण देने के लिए पैसा है। तो इसीलिए राज्य जो है वो काफ़ी इस मामले को उठाते हैं कि सब हमारे पास जो है संघ का अनुचित वित्तीय नियंत्रण है। इसी तरह से राज्यों द्वारा केंद्र द्वारा प्रदत्त अनुदान और सहायता को अपर्याप्त मानते हैं राज्य सरकारें। वो कहती है अनुदान और सहायता के आवंटन में केंद्र पक्षपात करता है। उनका ये कहना है कि कुछ अनुदान केंद्रीय सरकार अपनी संविवेकी शक्ति से ही देती हैं, तो राज्य कहते हैं कि ये सब हमें नहीं दिया, किसी और राज्य को दे दिया। तो अक्सर अनुदानों के आवंटन में पक्षपात का आरोप केंद्र पर लगता रहता है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय व्यापार है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार में और अंतर्राज्यीय विवादों के संबंध में किसको शक्ति ज़्यादा प्राप्त है? केंद्र को। तो केंद्र ही रेगुलराइज करती है। तो जबकि भी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय हितों के संरक्षण के किसी मुद्दों पर निर्णय दिया जाता है, तो राज्य केंद्र पर भेदभाव और हस्तक्षेप का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि सब भेदभाव किया जा रहा है। इसी तरह से एक और बिंदु है जिसमें तनाव होता है, वो है वित्त आयोग की नियंत्रक भूमिका। तो राज्य द्वारा जो योजना आयोग मैंने आपको बताया, पूर्ववर्ती योजना आयोग और वित्त आयोग, उसकी भूमिका पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तो ये वो कहते हैं कि सब योजनाएं जो बनी वो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी, और राज्यों की समस्याओं को जाने बिना ही योजनाएं बनाकर उन पर थोप दी जाती हैं।
राज्यों का ये भी आरोप है कि देश की योजना के लिए मुख्य विषयों का निर्धारण जो करने वाली संस्थाएं हैं, उसमें केंद्र के पदाधिकारियों की बहुतायत है। तो राज्य की समस्याओं को समझे कौन? वो कहते हैं कि साहब हमारी समस्याओं को तो वही जाने जब हमारा रिप्रेजेंटेशन हो। तो राज्यों द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त आयोग पर किए जाने वाले वित्तीय विभाजन पर भी मनमाने का आरोप लगता है। हम जानते हैं भाई, वित्तीय विभाजन, कर विभाजन कौन करेगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर होगा, और वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, और वो कहते हैं कि साहब इस पे केंद्र का जो है अधिमान्यता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि साहब योजना आयोग ऐसा अभिकरण बन चुका था जिसे परिसंघीय प्रणाली के अधीन राज्यों की ऑटोनॉमी या स्वायत्ता पर प्रहार किया जाता था। और हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रमुख विद्वान अशोक चंदा ये कहते थे कि योजना आयोग ने तो संघवाद को ही निरस्त कर दिया, संघवाद को ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं अब योजना आयोग के स्थान पर 5 जनवरी 2015 से नई संस्था स्थापित हुई है, उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो नियोजन संबंधी योजना आयोग की कमियों को कितना दूर कर पाएगा और कितना जो है सहयोगी संघवाद के मानक के अनुसार चल पाएगा, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि इसके भविष्य में कार्यकरण पर ही सब कुछ निर्भर करता है। आज की तारीख में योजना आयोग नहीं है, अब उसके स्थान पर नीति आयोग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत को योजनाएं तो चाहिए, लेकिन समानांतर नौकरशाही वाला आयोग नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के संबंध के बीच में अनेक तनाव के मुख्य कारण हैं। राज्यों की सीमित शक्तियां हैं, राज्यपाल की भूमिका है, कानून व्यवस्था के मामले में राज्यों को केंद्रीय निर्देश दिया जा सकता है, और वित्त पर संघ का अनुचित नियंत्रण है, राज्यों के वित्त पर वित्त आयोग की नियंत्रक भूमिका है। ये तमाम वो कारण हैं जिसकी वजह से केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव के कारण मौजूद रहे हैं। इसी के साथ तनाव के कुछ अन्य कारण भी हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एक गहरी नागरिकता है। तो स्टेट ये मानते हैं कि सब उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म होती जा रही है, उनकी स्वायत्ता, निर्णय लेने की क्षमता, काम करने का जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, उनका ये कहना है। तो मूल्यांकन अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी, वित्तीय, संस्थागत अनेक क्षेत्रों में तनाव के मुद्दे तो हैं, और राज्य ये भी आरोप लगाते हैं कि उनकी भूमिका नगरपालिका जैसी है। ये जो तनाव के कारण तो हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जो है राज्यों ने समय समय पर आरोप भी लगाए हैं। वो कहते हैं केंद्र का रवैया तानाशाही का है, अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, और राज्यों का वित्तीय दिवालियापन हो गया है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये एक सच है कि हम अगले टॉपिक में जैसे कि पढ़ेंगे कि तनाव के निवारण के उपाय क्या हों, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में तनाव पूछे जाते हैं कि बताइए तनाव किन किन क्षेत्रों में है, तो आप इसका विवेचन करें। और शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में है, इसके बारे में हमने विधायी संबंध में पढ़ा है, उसका भी आप उल्लेख करें। उपयुक्त अनुच्छेदों का उल्लेख करें, आंसर लिखते वक्त अनुच्छेद आप लिखते हैं, और विद्वानों का उल्लेख करें। मैंने आपको बताया अशोक चंदा और बाकी विद्वान क्या कहते हैं, तो उसका अध्ययन करें, और फिर उसके बाद आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। इस टॉपिक में केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के मुख्य कारण बताएं, ऐसा करके बड़ा क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। और स्पेशली वित्तीय संबंधों में जो तनाव के कारण है उसका उल्लेख आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अब जो पोस्ट जीएसटी का माहौल है, तो हमने सहयोगी संघवाद की बात कही है, तो उसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत केवल नई दिल्ली नहीं है और राज्यों की राजधानी नहीं है, तो इसलिए दोनों ही जो अतियाँ हैं उसके बीच में सहयोग का एक रास्ता है, जहाँ कदम कदम मिलकर केंद्र और राज्यों को साथ में चलना है। लेकिन तनाव के ये जो मुख्य कारण हैं जिनकी मैंने विवेचना की, ये आपके अध्ययन के लिए है। इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, और उस पर कोई दिक्कत होती है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।